हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी का। हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, जिसमें हम लोग एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स एज वेल एज न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने कंप्लीट जनरल फार्माकोलॉजी कवर करा दी है अपना जी पैट एंड नाइपट 2026 क्रैश कोर्स के अंदर में। यहाँ पे 5 मेंशन हो गया बाय मिस्टेक, यहाँ पे 2026 क्रैश कोर्स के अंडर में जो हमारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कंबाइंड इफेक्ट होता क्या है? ठीक है, सिंपल सा समझेंगे। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन साइमल्टेनियसली और इन अ क्विक सक्सेशन, मतलब साथ में दी जाए या एक के बाद एक जस्ट थोड़ी देर बाद दी जाए, तो क्या हो सकता है? दे मे बी आइदर इनडिफरेंट टू ईच अदर और एग्जिबिट सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। मतलब क्या है, या तो दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे से एकदम ही अलग होंगी तो कोई बात नहीं, या तो वो क्या शो करेंगी, या तो वो सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म इफेक्ट शो करेंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि इस हमारा ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है सिन एंड एरिगोन। सिन का मतलब होता है टुगेदर, एरिगोन का मतलब वर्क, मतलब साथ में काम करना। when the action of one drug is facilitated और increased, मतलब क्या है कि एक ड्रग का एक्शन फैसिलिटेट हो, मतलब वो इजी हो जाए या बढ़ जाए, by the other they are said to be synergistic। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वो ड्रग्स आपस में क्या है? सिनर्जिस्टिक है। इफेक्ट इन सेम डायरेक्शन, इनका क्या मतलब है? एक ही डायरेक्शन में इफेक्ट, मतलब अगर एक ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है तो दूसरा भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने लग जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है? व्हेन वन ड्रग डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ अदर्स, मतलब क्या है? जब एक ड्रग दूसरे ड्रग को एक्शन को क्या करे, या तो डिक्रीज हो कर दे या पूरी तरीके से इनहिबिट कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक नेचर का बोलते हैं। लाइक इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो ए प्लस बी के जो एलोन इफेक्ट्स हैं उनसे कम होगा हमेशा। ठीक, इसका क्या मतलब? इसको मेमोरी ट्रिक कैसे रखेंगे? सिन और एंटी। सिन मतलब सिनर्जिज्म, एंटी मतलब एंटागोनिज्म। सिन मतलब क्या होता है? हमने देखा था ना जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा आपने, सिन एंटी। सिन मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो सिन और एंटी आप आराम से वहां से कर सकते हो, समझिए बात को। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि दोनों होते क्या है। अब हम लोग एक एक को इंडिविजुअली विथ एग्जांपल डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिनर्जिज्म में। उसका जो सबसे पहला पोर्शन आता है वो आता है क्या? एडिटिव। एडिटिव मतलब सिंपल, 1+1 2। मतलब क्या है कि अगर दो ड्रग है ए और बी, अगर उनको अकेले अकेले देते तो जितना इफेक्ट आता है उतना ही इफेक्ट आएगा जब उनको एक साथ देंगे, वो दोनों के बराबर इफेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एडिटिव इफेक्ट। लाइक अगर हम एस्प्रिन और पैरासीटामोल दे देते तो हमारा कौन सा इफेक्ट होता है? एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होता है। कैसे? एस्प्रिन जो है वो कॉक्स इनहिबिट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। पैरासीटामोल भी क्या होता है? सेंट्रली कॉक्स इनहिबिशन होता है। तो दोनों कॉक्स इनहिबिट कर रहे हैं तो इफेक्ट सिमिलर होगा। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर को देते हैं तो जनरल एनेस्थेटिक के रूप में काम करते हैं। कैसे? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रैपिड इंडक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब जल्दी से हमारा एनेस्थीसिया आएगा, और जो ईथर है वो उसको प्रोलॉन्ग करेगा, मतलब उसको मेंटेन करके रखेगा। मतलब क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड से आपको एनेस्थीसिया, आप आगे सिडेशन में, फिर उसको ईथर जो है वो उसको मेंटेन करके रखेगा। सेम अगर हम इफेड्रिन और थियोफाइलिन देते हैं तो क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। दोनों क्या करते हैं? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। फिर अगर हम एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल को एक साथ देते हैं, ये एंटी हाइपरटेंसिव का काम करेगा। क्या होता है कि हमारा जो एम्लोडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बीटा वैसोडाइलेशन काम करते हैं, जबकि बीटा ब्लॉकर क्या है? वो कार्डियक आउटपुट और रेनिन के सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं। तो इसीलिए ये एंटी हाइपरटेंसिव में साथ में यूज किए जाते हैं। समझे बात को? तो ये सिंपल सा एडिटिव के एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल याद रखो क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बार क्या किया कि एग्जाम्पल्स आपके बढ़ा दिए, विथ मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ, सो दैट लास्ट ईयर मैंने एक दो ऐसे एग्जाम्पल देके खत्म कर दिया था। इस बार मैंने उसमें चीज़ें ऐड ऑन करी हैं ताकि आप जब जो आपका ड्रग इंटरेक्शन से क्वेश्चन आए उसके लिए आपको सेपरेटली कुछ पढ़ना मत ना पड़े, आप यहीं साथ में इसको पढ़ो और साथ में आपका काम हो जाए। इसीलिए ये जो टेबल्स हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिनर्जिज्म में दूसरा जो पोर्शन आता है वो होता है सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव मतलब क्या है कि अगर साथ में दे रहे थे तो इफेक्ट क्या हो रहा है? उसके इंडिविजुअल इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से बढ़ जाए, मतलब 1+1 जो है वो क्या हो जाए? 3 हो जाए। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एस्टाइलकोलिन और फाइसोस्टिगमेन देंगे तो यही सिनर्जिस्टिक में सुप्रा एडिटिव इफेक्ट देगा। कैसे? क्योंकि जो हमारा इसमें एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम क्या क्या हो जाएगा? जो
एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो सुपरएडिटिव इफेक्ट होगा क्योंकि एसिटाइल कोलिन तो साथ में भी दे रहे हैं और जो एसिटाइल कोलिन पहले ब्रेक डाउन हो रहा था वो भी रुक जाएगा, तो अपने आप कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। सेम अगर हम लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा या बेंजरजाइड दे दें, तो जो लीवोडोपा का हमने मैकेनिज्म अगर आपने परकेशन पढ़ा हो या आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या होता है, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। वो क्या होता है, वो पेरिफेरल उसका कन्वर्जन हो जाता है वापस डोपामिन में, तो उसको रोकने के लिए ये जो एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज, तो उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट एड्रेनलिन के साथ अगर हम कोकेन या डेसिमिप्रामिन दे दें तो कोकेन और डेसिमिप्रामिन ब्लॉक द नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक को ब्लॉक कर सकते हैं। सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम दे दें तो वो क्या करते हैं, वो सीक्वेंशियल ब्लॉक कर देते हैं बैक्टीरियल फोलेट सिंथेसिस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब सिनर्जिज्म हो गया, अब हम एंटागोनिज्म के बारे में बात करेंगे। एंटागोनिज्म कई तरह के होते हैं, फिजिकल होता है आपका, केमिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, रिसेप्टर होता है। 3 4 तरीके के एंटागोनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एंटागोनिज्म देखें तो अपोजिंग एक्शन ऑफ ईच अदर इज ड्यू टू द फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो वो कौन सा एंटागोनिज्म हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म। नो ड्रग रिसेप्टर इन्वॉल्व, इसमें कोई भी ड्रग या रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो हमारा चारकोल होता है वो क्या करता है, एल्केलॉइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। हमने पढ़ा है कि चारकोल के पास एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या करता है, एल्केलॉइड्स की पॉइजनिंग में उसको हम दे देते हैं, तो एल्केलॉइड को क्या कर लेता है, वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो जो एल्केलॉइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी पॉइजनिंग में हेल्प हो सकता है। साथ अगर हम देखें, अगर आप जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीआईटी पढ़ेंगे जिसमें हम डायरिया और कॉन्स्टिपेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कैवलिन और पेक्टिन को भी एज एन एब्जॉर्बिंग एजेंट देते हैं, क्योंकि वो भी हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म के रूप में यूज किए जाते हैं। केमिकल की बात करें तो द टू ड्रग रिएक्ट केमिकली फ्रॉम टू फॉर्म एन इनएक्टिव प्रोडक्ट, मतलब क्या है कि 2 ड्रग हुए, उन्होंने केमिकली रिएक्ट कर लिया और एक इनएक्टिव प्रोडक्ट बना लिया जिसका कोई यूज ही नहीं है बॉडी में। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा कि इफेक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, एंटागोनिज्म की प्रॉपर्टी शो होगी। डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 ड्रग्स, अगर 2 ड्रग के बीच में डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन आ रहा है तो वो यहाँ पे तो केमिकल एंटागोनिज्म में आएगा। एग्जाम्पल, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस एल्केलॉइड्स, KMnO4 जो है वो क्या करेंगे, वो एल्केलॉइड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्केलॉइड की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। टैनिन और एल्केलॉइड को साथ में दिया तो इनसॉल्युबल एल्केलॉइडल टैनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कोई भी चिलेटिंग एजेंट है उसके साथ अगर हम मेटल के साथ मेटल की पॉइजनिंग हुई है तो उसके साथ अगर हम चिलेटिंग एजेंट दे देंगे तो क्या कर लेगा, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। कोई भी मेटल हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, तो क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। द टू ड्रग्स हैव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या है कि उनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। लाइक एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर सिस्टम्स और इफेक्ट अपोज ईच अदर फंक्शनली, मतलब या तो डिफरेंट रिसेप्टर्स या सिस्टम पे काम करेंगे या एक दूसरे को फंक्शनली अपोज करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझेंगे हम लोग। अगर हम लोग हिस्टामिन और एड्रेनलिन को साथ फिर दे दिया तो उनका जो ब्रोंकियल मसल और ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट जो होगा वो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होगा। कैसे, हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जबकि एड्रेनलिन जो है वो क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना, हिस्टामिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, ये ब्रोंको डायलेशन कर रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट आ गया। ब्लड प्रेशर पे देखें तो हिस्टामिन जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, जबकि हमारा जो एड्रेनलिन है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। सेम अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और ट्राइमेट्रिन दे दें ऑन यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन, अगर पोटेशियम एक्सक्रीशन पे दे दे तो लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड क्या है, वो पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, जबकि हमारा ट्राइमेट्रिन क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के अंदर आता है, मतलब क्या करेगा, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को रोकेगा। अपोजिट एक्शन, ग्लूकागन और इंसुलिन सबसे कॉमन एग्जाम्पल ब्लड शुगर लेवल पे। ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है, हम एंटी डायबिटिक के रूप में यूज करते हैं। एसिटाइल कोलिन की बात करें तो एसिटाइल कोलिन एंड एड्रेनलिन ऑन हार्ट रेट, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, एड्रेनलिन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म क्या होता है, द एंटागोनिस्ट बाइंड टू सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट एंड इनहिबिट्स इफेक्ट, मतलब क्या है कि जिस रिसेप्टर पे एगोनिस्ट को बाइंड करना होता है उसी रिसेप्टर सेम रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट बाइंड करके और उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन की बात करें तो दोनों सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं, मस्करैनिक रिसेप्टर पे। सेम अगर मॉर्फिन की बात करें और नैलोक्सिन की बात करें तो दोनों ओपियोइड रिसेप्टर पे ही बाइंड कर रहे थे। अभी जैसे पीछे हमने देखा था क्या, ये यहाँ पे
इफेक्ट तो अलग अलग थे, इफेक्ट अपोजिट थे, बट रिसेप्टर का कोई वो नहीं था कि ऐसा नहीं कि जिस रिसेप्टर पे ग्लूकागॉन काम कर रहा है उसी पे इंसुलिन काम करेगा, जिस रिसेप्टर पे हिस्टामिन काम कर रहा है उसी पे एड्रेनालिन काम करेगा। रिसेप्टर का यहाँ पे कोई लोचा नहीं था, यहाँ पे उनके फंक्शंस अपोजिट थे। ये बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वो सेम रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और एक एज एन एगोनिस्ट काम कर रहा है, दूसरा जो है उसको एंटागोनिस्ट के रूप में काम करेगा। समझ के बात को, तो इसको आपको याद रखना है। चलो, तो ये हो गई हमारी इस क्या सिनर्जिज्म एंटागोनिज्म। अब कुछ और कंबाइंड की बात करें, जैसे टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? इट रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट टू हायर डोज ऑफ अ ड्रग प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। मतलब क्या कि एक हायर डोज ड्रग की चाहिए होती है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ऑल्सो नोन एज क्या इसको बोलते हैं? रिफ्रैक्टोरीनेस और डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन क्या मतलब क्या होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो सेंस नहीं कर पाते चीजों को एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर टाइम। एक टाइम के साथ बाद आपको ग्रेजुअल पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है, मतलब जो कोई अगर आपके रिलेशन में आपने कहीं देखा होगा कि जिस जो क्या करता है कि कोई भी आप किसी भी तरीके का नशा करता है, लाइक अल्कोहल कंज्यूम करता है, कुछ भी कंज्यूम करता है, तो होता है कि एक टाइम के बाद पहले थोड़ा पहले स्टार्ट करता है तो हाँ थोड़े टाइम में वो एकदम से वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बट फिर एक टाइम के बाद आता है कि नहीं इतना तो अब असर नहीं करता, अब हमें मुझे और ज़्यादा चाहिए, अब और ज़्यादा चाहिए, अब और ज़्यादा चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उतने को टॉलरेट कर ले रही कि हाँ अब इतने पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सेम चीज़ ऐसे होती है कि अगर आप कोई भी ड्रग, जैसे अभी एंटीबायोटिक पे बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है, तो वो रेजिस्टेंस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, बट टॉलरेंस क्या होता है जब हमारी बॉडी पे आता है कि अगर हम कोई भी चीज़, अगर आप सपोज करो अगर आप पेन किलर ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम के बाद आपको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं होती, इसीलिए आपको इग्नोर करना चाहिए, जैसे पेन किलर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट हमारी बॉडी के लिए टॉलरेट करने लग जाती है हमारी बॉडी। फिर हम क्या होता है कि फिर हमारा टैबलेट्स से काम नहीं करता, फिर हमें इंजेक्शन पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। टैकीफाइलेक्सिस की बात करें तो ग्रीक मतलब टैकी, फास्ट, और फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन। टैकी का मतलब फास्ट और फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन। इट इज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। मतलब क्या कि रैपिड डेवलपमेंट अगर टॉलरेंस का हो रहा है, बहुत फास्ट टॉलरेंस का। यहाँ पे देखो नॉर्मल टॉलरेंस क्या हो रहा है कि टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट वो टॉलरेंस अगर फास्टली डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टैकी फाइलेक्सिस। और किस में देखने को मिलता है? मोस्टली इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स लाइक इफेड्रिन हो गया, टायरामिन हो गया, निकोटिन हो गया, इनमें देखने को मिलता है। ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें, सेम चीज है। अगर हमारी बॉडी की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए टॉलरेट कर ले लग जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में टॉलरेट डेवलप हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, ऐसे स्टेफिलोकाई है, कोकाई है, तो पहले स्टेफिलोकोकाई को स्टार्टिंग में पेनिसिलिन दिया गया, सपोज मान लेते हैं हम एक एग्जांपल कि भाई वहाँ 5 mg पे वो उसको खत्म कर रहा था, ठीक है, 5 mg पे देने लग गया। बट अभी इसको मैकेनिज्म कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं ना। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सपोज कोई भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, 100% बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको हमने दिया क्या? 5 mg दिया। अब 5 mg में क्या हुआ कि पूरे 100% तो मरते नहीं है। 5 mg में सपोज मान लो कि 90% बैक्टीरिया मर गए, बचे कितने? 10%। मतलब ये जो 10% है इनको 5 mg से कुछ नहीं होता है। अब ये 10% जब आगे चल के म्यूटेट करेंगे, ये 10% जब डेवलप करेंगे, तो फिर आप 5 mg दोगे तो पता चला कि इन 10 फिर ये 10% से अगर 100% बना, फिर आप दोबारा 5 mg दोगे, सिंस ये पहले ही बचे हुए हैं, मतलब 10% वो ये टॉलरेट कर ले रहे हैं, इनके अंदर रेजिस्टेंस आ चुका है। फिर 5 mg में पता चलेगा आपको को जो पहले 90% मर रहे थे, अब वो केवल कितने 50% खत्म होंगे, बचे 50% फिर भी बचे रहेंगे। तब आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको 5 mg का क्या करना पड़ेगा? 10 mg करना पड़ेगा, 10 mg का 20 mg करना पड़ेगा, 20 mg का 40 mg करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है किसका? टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस। अगर हमारी बॉडी नहीं, हमारी बॉडी हैबिचुअल हो रही है तो टॉलरेंस बोलेंगे, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिचुअल हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस बोलेंगे। बस सिंपल सा इतना काम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, अब हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, एनी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या कि आपने ड्रग दिया, उसको आपने दिया था जिस इफेक्ट के लिए, उसके अलावा अगर कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है? एडवर्स ड्रग इफेक्ट के अंदर आता है। इसका जो 5 to 10% जो टोटल लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एडवर्स ड्रग इफेक्ट की नहीं। इसमें भी दो तरीके के एडवर्स ड्रग इफेक्ट होते हैं, मतलब होते तो और भी होते हैं, करीब एफ तक होते हैं, 6 तरीके के होते हैं, बट मोस्टली जो मेजर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए जो होते हैं वो 80% जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो टाइप ए का होता है, और टाइप बी का 20% होता है। बट टाइप बी जो होता है ना वो बहुत सीरियस और फैटल होता है एज कम्पेयर टू टाइप ए। टाइप ए क्या होता है? टाइप ए फॉर क्या होता है? ऑगमेंटेड और प्रेडिक्टेबल रिएक्शन। मतलब क्या कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता रहता है कि हाँ ठीक है, डॉक्टर्स को भी पता रहता है कि हाँ ये चीजें हो सकती है, लाइक उस पर्टिकुलर ड्रग की प्रॉपर्टी ही है साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करना। लाइक अगर आप कोई ओपियोइड्स ले रहा है, ओपियोइड पेन किलर ले रहा है, तो उसको पता है डॉक्टर को कि इसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, फिजिशियन के आपको पता है, ठीक है। तो उस तरीके के जो इफेक्ट आते हैं वो किस में आते हैं? वो टाइप
ए में आते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। ठीक है, लाइक अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव देखें जैसे कैप्टोप्रिल हो गए जो टोप्रिल क्लास की ड्रग है, उनमें क्या है कि पता है कफिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, वो प्रेडिक्टेबल इफेक्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट भी इसी के अंदर आते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि अगर आपको डॉक्टर पता है कि इस ड्रग की डोज क्या है 500 mg है, अगर इसको 1000 mg किया तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, ये पहले से पता है। तो इसीलिए वो सारे प्रिडिक्टेबल जो क्या होते हैं रिएक्शन होते हैं वो किस में आता है, टाइप 1 में। मोर कॉमन, डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेबल होता है, क्योंकि हमें पहले से पता है तो हम अवॉइड कर सकते हैं चीज़ों को। टाइप बी फॉर बिजारे और अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन आते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द पर्क्युलरिटीज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल पेशेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पेशेंट्स के पे ये डिपेंड करता है उनके जेनेटिक मेकअप और बाकी सारी चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल हाइपर सेंसिटिविटी और इडियोसिंक्रेसी, मतलब क्या कि कोई पेशेंट किसी चीज़ के लिए एलर्जिक है, कोई पेशेंट नहीं एलर्जिक है, तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं टाइप बी में। ये क्या होते हैं, नॉन डोज रिलेटेड होते हैं, मोर सीरियस होते हैं और विड्रॉल सिम्टम्स भी ये शो करते हैं ड्रग के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप सी हमारा क्या होता है, क्रोनिक इफेक्ट, लाइक नेसाइड्स के साथ पेप्टिक अल्सर और रेनल डैमेज के चांस रहेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस और क्रशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। एंटीसाइकोटिक्स के साथ टाइडियो डिस्काइनेशिया होने के चांसेस रहते हैं। मेथोट्रेक्सेट के साथ हेपेटिक फिब्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। टाइप डी की अगर हम बात करें तो डिलेड इफेक्ट मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद देखने को मिलेगा। जैसे टेरेटोजेनेसिटी होती है किसमें, थैलिडोमाइड अगर प्रेग्नेंट लेडी ले लिया तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारा वहाँ पे थैलिडोमाइड के साथ फोकोमिलिया देखने को मिलता है किसमें, इन न्यूबॉर्न बेबीज में टेरेटोजेनिक होता है। एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट, एंड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब क्या हो कि विड्रॉल रिस्पॉन्स, लाइक आपका जब थेरेपी खत्म हो गई फिर आपको इफेक्ट देखने को मिला, मॉर्फिन जैसे बना भी बताया ओपियोइड्स से। फेलियर ऑफ थेरेपी मतलब क्या हो गया, जिस चीज़ के लिए दी जा रही थी वो ड्रग उसके अपोजिट एक्ट कर रही है, चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं गई, तो वहाँ थेरेपी जो है वो आपकी फेल हो गई, तो वो फेलियर ऑफ थेरेपी के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप बी रिएक्शन को थोड़ा सा और हम लोग इन डिटेल देखेंगे। टाइप बी बिजारे और अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ह्यूमोरल, दूसरा होता है सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल की बात करें तो ह्यूमोरल में 3 आते हैं, टाइप 1 2 3 4। 1 मतलब ए फॉर एनाफाइलेटिक रिएक्शन, बी ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन, सी कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसी को हम लोग ऑर्थस रिएक्शन भी बोलते हैं, डी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइम्स की अगर हम बात करें तो जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है विद इन मिनट्स देखने को मिलेगा, ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन आपको आवर्स में देखने को मिलेगा, और आवर्स टू डेज में, और ये डेज जनरली 48 to 72 आवर्स में ये भी आपको देखने को मिलेगा। एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आईजीई एंटीबॉडीज होती है, टाइप 2 के लिए आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, टाइप 3 के लिए आईजीजी, और टाइप जो सेल मीडिएटेड है वो किसमें, टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है। एग्जांपल अगर हम बात कर ले तो पेनिसिलिन एनाफाइलेक्सिस हो गया, हेमोलिटिक्स एनीमिया हो गया, सीरम सिकनेस हो गया, और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो 1 2 3 है वो ह्यूमोरल के अंदर आता है, टाइप 4 जो है वो किसके अंदर आता है, वो सेल मीडिएटेड के अंदर आता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब कुछ इस पे और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखते हैं, लाइक टेरेटोजेनेसिटी क्या है, इट रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज अ फेटल एबनॉर्मेलिटीज व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब क्या, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को एडमिनिस्टर किया गया तो वहाँ पे उनमें फेटल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेगी। वो ड्रग जो कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग टेरेटोजेनिक ड्रग बोलते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं टेरेटोजेनेसिटी। लाइक अभी मैंने बताया थैलिडोमाइलिया क्या करेगी, थैलिडोमाइड कॉज करेगी क्या, फोकोमिलिया, मतलब जो न्यू बॉर्न होगा उसमें सील लाइक लिम्स देखने को मिलेगी। एंड्रोजन्स कॉज करते हैं विरलाइजेशन, लिम्ब, इसोफेगल और कार्डियक डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। प्रोजेस्टिन्स जो है वो विरलाइजेशन ऑफ फीमेल फोएटस देखने को मिलता है। स्टिल बेस्ट्रॉल में वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होगा, अगर टीनेज जो फीमेल नई फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी उसमें क्या होगा कि वेजाइनल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। टेट्रासाइक्लिन क्या करेगी, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ और ब्रोन अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ fetus के बोन ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, वॉरफेरिन किसमें नोज, आई एंड हैंड इफेक्ट्स को देखने को मिलता है, साथ में ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। फिनेटोइन की बात करें तो हाइपोप्लास्टिक फेलेंजेस, क्लेफ्ट लिप पैलेट एंड माइक्रोसेफेली देखने को मिलता है। कार्बामेजेपिन की बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। वेलप्रोइड सोडियम स्पिना बाइफिडा होता है। लिथियम की बात करें तो फोटल ग्वाइटर और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी। इंडोमेथासिन और एस्पिरिन की बात करें तो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस देखने को मिलती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टेरेटोजेनिक ड्रग्स थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी, इसके अलावा भी और भी सारी हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं म्यूटाजेनिसिटी क्या होता है, इट रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज अ जेनेटिक डिफेक्ट और क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब क्या, कोई ड्रग ऐसी ड्रग जो जेनेटिक डिफेक्ट कॉज कर दे या क्रोमोसोमल डैमेज कर दे, किसमें, डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर दे डीएनए में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेनिसिटी।
लाइक मेफ्लोक्विन एंटी मलेरियल जो एजेंट है वो कॉज कर सकता है, अल्काइलेटिंग एजेंट लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड और बुसल्फोन, नाइट्रोसोयूरिया रेडिएशन। अब इसके लिए एक टेस्ट होता है क्या, एमएस, दैट इज बैक्टीरियल रिवर्स्ड म्यूटेशन एसे, टेस्ट रिलेटेड टू म्यूटाजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी से रिलेटेड टेस्ट है क्या, बैक्टीरियल रिवर्स्ड म्यूटेशन एसे। कार्सिनोजेनिसिटी सबसे कॉमन आपको पता है कि जो कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज अ कैंसर, फॉर एग्जांपल एजाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेसेंट, एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी, और एफ्लाटॉक्सिन B1 फंगल टॉक्सिन होता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कार्सिनोजेनिसिटी कॉज करते हैं, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं कार्सिनोजेनिक होती हैं, तो उसके बारे में हम एक बार डिटेल से बात करेंगे बाकी चीज़ों में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, अगला जो अपने पास दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज। मतलब क्या हो कि कोई भी ऐसी डिसीजेस जो हम कोई ड्रग अगर लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोई डिसीज हमें हो जाए, इसी को हम लोग फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या, ये हमारा होता है जब हम फंक्शनल डिस्टर्बेंस कॉज बाई ड्रग, फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर, अगर हम सैलिसिलेट्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे तो हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। पार्किंसनिज्म, फिनोथायाजिन एंड एंटीसाइकोटिक्स लाइक हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, ये हमारा पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें। हेपेटाइटिस, आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, रिफम्पसिन, पैराजिनामाइड, ये हमारा हेपेटाइटिस कॉज करता है। फिर डिसमिनेटेड ल्यूपस इरिथ्रोमेटस सिंड्रोम, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाजिन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीडोट्स कि पर्टिकुलर ड्रग का एंटीडोट कौन कौन सा होने वाला है, ठीक है। लाइक एट्रोपिन का एंटीडोट जो है वो फाइसोस्टिग्मिन है। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एस्टाइलकोलिन एस्टेरेज इनहिबिटर है, जिससे क्या होता है कि हमारा एस्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, अभी हमने पीछे देखा है। बेंजोडाइजेपिन फ्लूमाजेनिल है, कॉम्पिटिटिव गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरीके से काम करता है। कार्बामेट्स एट्रोपिन, ये क्या करता है, मस्करेनिक इफेक्ट को ब्लॉक करता है। मतलब ये मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है कि ये जो एंटीडोट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो मैकेनिज्म है इनका, ठीक है। साइनाइड में दो चीजें होती हैं, सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट। इसमें नाइट्राइड जो है वो मेथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है CN के साथ बाइंड करके, और थायोसल्फेट जो है वो जो CN है उसको थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर देता है। हिपेरिन का जो मेटाबॉलिज्म, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामिन सल्फेट, फॉर्म इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स विद हिपेरिन, ये हिपेरिन के साथ क्या करता है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना देता है, और 1 mg प्रोटामिन सल्फेट है वो 100 यूनिट ऑफ हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओपियोइड्स की बात करें तो मॉर्फिन, हीरोइन का जो एंटीडोट है वो क्या है, नैलोक्सोन है, कंपैरेटिव ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। वारफेरिन की बात करें तो विटामिन K1 फाइटोनैडोन होता है, रिस्टोर द क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस को रिस्टोर कर देते हैं। देखो एक बार अगर आप मैकेनिज्म भूल भी जाओगे तो भी आपके लिए चलेगा, बट ड्रग और उसका एंटीडोट याद रखना जरूरी है। बाकी अगर आप मैकेनिज्म भी याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप मैकेनिज्म भूलते हो तो भी, बट ये दोनों आपको बिल्कुल ही याद रखना है, इसको नहीं भूल सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आयरन कंपाउंड्स का जो एंटीडोट है वो क्या है, डेस्फेरोक्सामिन, आयरन के साथ चिलेट का फॉर्मेशन करता है। मॉर्फिन का नैलोक्सोन हमने पीछे देख लिया है। मेथनॉल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल, फोमेपिजोल, ये इसका एंटीडोट है। इनहिबिट द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन रहा है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें तो एट्रोपिन और प्रेलिडॉक्सिम, इसका जो है वो क्या है, एंटीडोट है। एट्रोपिन क्या करता है, मैस्करेनिक इफेक्ट को ब्लॉक करता है, जबकि प्रेलिडॉक्सिम जो होता है वो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को क्या होता है, रीएक्टिवेट करता है। पैरासीटामोल की बात करें तो N-acetylcysteine, यह क्या करता है, रिप्लेनिसेस द ग्लूटाथियोन, और साथ में जो हमारा टॉक्सिक मेटाबोलाइट नेपक्यू जो फॉर्मेशन होता है उसको भी क्या कर देता है, ये रोकता है। लेड की बात करें तो EDTA हो गया, डाइमर कैपरॉल हो गया, सक्सीमरॉल, पेनिसिलिनामिन, ये सारे लेड के एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हैं, और ये करते हैं चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था ना, मेटालिक आयन के साथ चिलेट फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहीं पे यहाँ पे वही है। आर्सेनिक की बात करें तो डाइमर कैपरॉल, सक्सीमर है, मोस्टली इनके लिए आप डाइमर कैपरॉल ज्यादा याद रखना, आर्सेनिक के साथ चिलेट्स करता है, फॉर्मेशन करता है। मरकरी की भी बात करें तो डाइमर कैपरॉल, चिलेट फॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है, बहुत सारे हैं इसके लिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको याद क्या रखना है। आप लेड के साथ याद रख लो EDTA, बाकी आर्सेनिक और मरकरी के साथ आप डाइमर कैपरॉल याद रख लो, ये सब भूल जाओ, ये सब अगर आप पढ़ने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो, ठीक है। बस दो ये इतना याद रखो, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर की बात करें तो विल्सन डिसीज, पेनिसिलिनामिन, ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, इसको याद रखना। कॉपर फैचिलेशन का फॉर्म करता है, इसको छोड़ दो, बस याद रखो आप। डिजॉक्सिन की बात करें तो डिजॉक्सिन स्पेसिफाइड एंटीबॉडी फ्रेगमेंट डिजीमाइन बाइंड करता है और न्यूट्रलाइज करता है किसको, डिजॉक्सिन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर का एग्जाम एंटीडोट है ग्लूकागॉन, बाईपास कर देता है बीटा रिसेप्टर को और एड्रेनालिन साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं, मोस्टली कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट को ओवरकम करता है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में ग्लूकागन और ग्लूकोज को यूज करते हैं, ग्लूकागन मोस्टली यूज होते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। सल्फोनिल यूरिया ऑक्टीरोटाइड इफ सेवियर रिफ्रैक्टिव, ठीक है, अगर सेवियर वो हो रहा है तो हम ऑक्टीरोटाइड का यूज करेंगे। इंसुलिन रिलीज को क्या करता है, सप्रेस करता है। चलो, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि
एडवर्स ड्रग इफेक्ट का जो पोर्शन था फर्स्ट पार्ट हमारा इस लेक्चर का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फटाफट से देखेंगे कि जो न्यू ड्रग डिस्कवरी है, ठीक है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट है, उसके बारे में हम लोग एक बार फटाफट से देखते हैं क्या चीजें होती है। न्यू ड्रग डेवलपमेंट की सबसे पहले बात करें तो होता है क्या, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू ड्रग प्रोडक्ट टू द मार्केट। अगर फार्मास्यूटिकल कोई भी ड्रग है उसको मार्केट में लाने के लिए जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू ड्रग डेवलपमेंट। इसके 4 फेजेस होते हैं, फेज 1 2 3 4। फेज 1 जो होता है ड्रग डिस्कवरी फेज, 3 to 6 ईयर का टाइम लगता है। फेज 2 फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज होती है, प्री क्लिनिकल स्टडीज 1 to 2 ईयर। देन क्लिनिकल ट्रायल होते हैं 6 to 7 ईयर्स। देन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस तब होता है जब ड्रग मार्केट में आ जाती है, तब हमारा क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है, जिसको हम लोग फेज 4 बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, लाइक यूएसए की क्या है, एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप की क्या है, ईएमए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम एमएचआरए, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। कनाडा, हेल्थ कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, टीजीए, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना की एनएमपीए, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूजीलैंड की मेडसेफ, मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज की क्या थी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो ड्रग के डेवलपमेंट और उसको रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अब ये देखो यहाँ पे, इसको हम लोग एक अच्छी सी इमेज के साथ समझते हैं कि फ्रॉम लैब टू मार्केट। सबसे पहले आता है ड्रग डिस्कवरी फेज। यहाँ पे एक्सटेंसिव लेबोरेटरी रिसर्च होती है, न्यू ड्रग को फाइंड करने के लिए 3 to 6 ईयर्स होती है। फिर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट होता है, सेम उसी के अंदर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में आ गया। नेक्स्ट आता है अपने पास प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, प्रॉमिसिंग कंपाउंड्स एनिमल्स के अंदर टेस्टिंग होती है 6 to 7 ईयर्स। देन क्लिनिकल रिसर्च होती है, यहाँ पे 6 to 12 मंथ्स नहीं होगी, सॉरी, ईयर्स का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम लगता है क्लिनिकल रिसर्च में। ठीक है, देखो क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, हाँ, तो अभी आप क्या करो ना, ये एफडीए रिव्यू, आपको ये सारा चीज क्लिनिकल ट्रायल में याद हो, तो आप टाइम ड्यूरेशन को छोड़ दो, टाइम ड्यूरेशन के चक्कर में मत पड़ो। बाकी आप बस ये याद रखो कि इतना कितना होता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में जाओगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको टाइम ड्यूरेशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, प्री क्लिनिकल हो गया, एफडीए रिव्यू हो गया, देन उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ जो आपके पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले क्या होता है कि ड्रग डिस्कवरी हो गई। ड्रग डिस्कवरी के बाद क्या होता है, फिर हमारे पास प्री क्लिनिकल हो गया। प्री क्लिनिकल के बाद जो फॉर्म फिल होता है वो होता है आईएनडी। आईएनडी में क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल के लिए आईएनडी होता है। देन अगर फर्स्ट सेकंड फेज क्रॉस हो गया, देन एनडीए आफ्टर थर्ड फेज। थर्ड फेज के बाद जब ड्रग अप्रूव होता है, न्यू ड्रग अप्रूवल, तब एनडीए फाइल होता है। ठीक है, आईएनडी मतलब क्लिनिकल ट्रायल की स्टार्टिंग में, और एनडीए आफ्टर थर्ड फेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो ये सारी एक अलग अलग फेजेस है क्लिनिकल ट्रायल्स को, उसको फटाफट से देख लो। फेज 1 ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, हेल्दी वॉलंटियर्स में होता है 20 to 100 पेशेंट्स में, टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। फेज 2 थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी होता है, यहाँ पे 100 to 150 पेशेंट्स होते हैं होमोजेनियस पॉपुलेशन के, टू एस्टेब्लिश द थेरेप्टिक इफिकेसी के लिए। फेज 3 थेरेप्टिक कंफर्मेटरी, अप टू 5000 पेशेंट्स का यूज किया जाता है, डबल ब्लाइंड, टू कंफर्म द थेरेप्टिक इफिकेसी। नेक्स्ट फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में यूज किया जाता है, टू रेयर एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट। एक और भी होता है फेज 0 माइक्रोडोजिंग स्टडी, जो क्या ऑफिशियल एफडीए और उसके उसमें नहीं है, बट कंपनीज करती है टू सेव दियर टाइम एंड मनी। हेल्दी वॉलंटियर स्मॉल नंबर में। ठीक है, इसमें 1/100th डोज का यूज किया जाता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ये टेबल अगर आप पीवाईक्यू देख लोगे तो हर साल इस टेबल से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, बस इतना जितना पढ़ाया इतना पढ़ लेना, इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया बिकॉज मैं कुछ कहीं पे बिजी हो गया था, बट अब चीजें कंटिन्यू वापस से चलेंगी, कोई इशू नहीं आने वाला। सारा सिलेबस सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि लेक्चर्स की सारी अपडेट मैं वहाँ डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स, अपडेट सब वहाँ पे है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, काफी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं भी इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ रील्स एंड पोस्ट के थ्रू, तो उसको भी आप जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। नोट्स आपको टॉपिक खत्म होने के बाद यहाँ पे आपकी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो अभी आप हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अभी आपके पास टाइम है, आपको चीज़ें अपने आप अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रही कि कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करूँ, किस चीज़ों को कैसे समझूँ, तो आप मेरे से 1-to-1 मेंटर बुकिंग करके सकते हो। और ये जो मेंटर बुकिंग होने वाली है, और यहाँ पे जो प्लान होगा केवल ये 1 सेशन के लिए नहीं होगा, ये कंप्लीट 1 ईयर जब तक आपका नाइपर और जीपैट का एग्जाम नहीं हो पाता, तब तक आप सारे डाउट्स, सारी प्लानिंग हम आपके साथ मिलकर मैं करने वाला हूँ। तो आप मेंटर बुकिंग एक नॉमिनल सा चार्ज देके आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, और अगर वेबसाइट से कोई इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सा स्टार्ट करूँ, लाइक फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स चल रहा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मैंने 3 सब्जेक्ट फाइनल आउट किए। अब मैंने फाइनल आउट किए सबसे पहले बायोफार्म, ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ केमिस्ट्री, और एक और है
कोग्नोसी, इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट स्टार्ट करे फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स के साथ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट आएगा वो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।